अस्सलाम वालेकुम नेट क्लास बायोलॉजी का आज का आपका चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस। बिल्कुल जनरल सा टॉपिक है। अभी जो आपने बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा है उसमें जो डिफरेंट स्टेप्स पढ़े हैं तो उसमें क्या था, आपने एक किसी भी एक इशू के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन था, बायोलॉजिकली एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी एस्पेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे मैंने स्पाइरोज की एग्जांपल दी थी। तो आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी, ठीक है, रैंडम इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी, ठीक। और फिर उससे आपने हाइपोथेसिस बनाया, उसको टेस्ट किया, फिर उससे थ्योरी बनी, लॉ बना, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस में जो एक काम होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी की है ना, जो आपने ऑब्जर्व किया है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी की है, जो फैक्ट्स आपके पास आए हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। वो ये ऑर्गेनाइज भी आपने खुद करना है, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट का या बायोलॉजिस्ट का काम है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेबल वे में रखे, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे, तरतीब में रखे उसको, ताकि वो जो डाटा है वो एकदम से आप कह सकते हो कि वो रीड करने के काबिल हो, ठीक है, रैंडमली ना पड़ा हुआ हो। जैसे कि आपकी बुक पे बहुत अच्छी एग्जांपल है, जैसे आप ये बुक देखो अपनी, सपोज ये एक चैप्टर है, ठीक है। अगर तो जैसे एक जिसने ये बुक लिखी है तो उसको तो ये सारी इंफॉर्मेशन पता थी, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास थी सारे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। अगर वो इसको ऐसे ही पैराग्राफ्स में लिखना शुरू कर देता, ऑर्गेनाइज ना करता इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स, और इन चैप्टर्स के अंदर भी डिफरेंट, जैसे यहाँ पे टॉपिक्स बने हैं, हेडिंग्स बनी हैं, और फिर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है, जो इस टॉपिक में ऐड नहीं करनी चाहिए, एडिशनल है, तो वो साइड बॉक्सेस में दी हुई है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये उसने डाटा को अरेंज किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर्स, फिर चैप्टर्स के अंदर उसने टॉपिक की डिवीजन की हुई है, ठीक है। तो ये सारा क्या था, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स या फिर इंफॉर्मेशन, और फिर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, तरतीब दिया गया है, ठीक है। तो क्या है कि जब कोई साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है तो उस इंफॉर्मेशन को, उन रॉ फिगर्स, फैक्ट्स को उसने ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है, ठीक है, प्रेजेंटेबल वे में रखना है, ये इजी टू अप्रोच वे में रखना है, ठीक है। तो डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, जस्ट फैक्ट्स, जस्ट अनप्रोसेस्ड या रैंडम फैक्ट्स होते हैं, रॉ फैक्ट्स होते हैं, जिनको भी हमने कोई प्रोसेस नहीं किया होता, जस्ट उनको कलेक्ट किया होता है। तो डाटा क्या है, आप कह सकते हो कि डाटा उसकी प्रोसेस्ड फॉर्म है, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन को, जो रैंडम इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, आप उसको अरेंज कर लोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, अरेंज्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा, वो असल में डाटा है, ठीक है। तो डाटा को हमने ऑर्गेनाइज करना है। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन एक तो चीज़ है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेबल वे में इसको प्रेजेंट करना, अरेंज योर डाटा इनटू प्रेजेंटेबल वे, प्रेजेंटेबल फॉर्म और इजी टू अप्रोच फॉर्म। क्या मतलब इसका, फॉर एग्जाम्पल मैंने 200 पीपल को उन पे मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया है कि उनमें मलेरिया की डिजीज़ का मैंने उनको स्टडी किया है, ठीक है, मलेरिया के लिए, कि अगर उनको कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो कितने कितने जो पर्सनस हैं उनके अंदर मलेरिया जो है वो डेवलप हो जाएगा और कितने सर्वाइव कर जाएंगे, कितनों की डेथ हो जाएगी। सपोज़ मैंने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया, तो मेरे पास बहुत सारा डाटा है ना, टोटल पर्सन 200, फिर जिनको मॉस्किटो ने बाइट किया, सपोज वो 190 थे, उनमें से जिनमें मलेरिया डेवलप हुआ वो 50 थे, और फिर उनमें से जिनकी डेथ हो गई वो 20 थे, ठीक है, और जो जो रिकवर कर गए तो वो सपोज वो 10 थे, इस तरह से। तो मेरे पास तो बहुत सारा डाटा है, तो उसको मैंने अरेंज करना है। तो मैं इस डाटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर सकती हूँ, ठीक है, लिस्ट की फॉर्म में अरेंज कर सकती हूँ, सही, ग्राफ में शो कर सकती हूँ कि ये टोटल, अगर
टोटल नंबर है, तो ये कौन से हैं, डिजीज्ड पर्सन है, ठीक है, और इस डिजीज़ में से भी इतने हैं जिनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया ना, तो इस तरह इंफॉर्मेशन को या डाटा को किसी प्रेजेंटेबल वे में, किसी अरेंज्ड फॉर्म में अरेंज करना, ठीक है, इजी टू अप्रोच फॉर्म में अरेंज करना, तरतीब देना, इसको कहते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये कैसे हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, लिस्ट, ग्राफ एटसेट्रा, ठीक है। एक तो चीज़ हमने देख ली कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी है कि डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाए पहले। सेकेंडली क्या होगा, अब डाटा ऑर्गेनाइज तो है, उस डाटा को एनालाइज कैसे करना। ऑर्गेनाइज वे में वो डाटा है, सपोज आपके पास टेबल्स की फॉर्म में है, लिस्ट की फॉर्म में है, अरेंज पड़ा हुआ है डाटा, अब आप उसको एनालाइज कैसे करोगे, क्योंकि वो सारी आपकी स्टडीज़ है, ठीक है। सपोज ये एक टेबल है, हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास जो डाटा कलेक्ट हुआ है एक्सपेरिमेंट से, जिसमें हम यहाँ लिखेंगे हम ले लेते हैं नंबर ऑफ टोटल पर्सन जिनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया है, जिनको हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो वो मैं कह लेती हूँ कि 200 टोटल पर्सन थे जिनको मैंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, जिन पर मैंने स्टडीज़ की हैं, ठीक। उसके बाद स्टडी ऑफ मलेरिया, अगर हम नेम देते हैं कि हम ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए 200 जिनको मैंने स्टडी किया है। उनमें से जिनमें डिजीज़ आ गई थी, यानी मलेरिया डिजीज़ जिनमें डेवलप हो गई थी, जो बीमार हो गए थे, तो डिजीज्ड पर्सन कितने हो गए, वो हो गए 50। और फिर हेल्दी पर्सन कितने थे, उनमें से जो हेल्दी थे वो थे 150, ठीक है। तो ये मेरे पास डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में है ना, तो इसमें से मैंने इसको रीड करके, इस डाटा को रीड करके कैसे इसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। अब मुझे इसमें से क्या समझ आ रहा है, ये चीज़ है डाटा एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, किसी चीज़ को परखना, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करना, ठीक। तो अब मुझे इससे, इस ऑर्गेनाइज्ड डाटा से मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, तो मैंने इसको कैसे एनालाइज करना है। तो एनालिसिस जो है वो दो तरीके से हो सकता है, बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। तो दो तरीके हम मेजर, वो जो कॉमन वेज हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, बाय फाइंडिंग द प्रोपोर्शन। हम इन दोनों की प्रोपोर्शन ले लेते हैं। हमें पता है कि टोटल 200 थे, उनमें से 150 हेल्दी रहे, 50 में डिजीज़ आ गई थी, लेकिन हम इसको उस तरह से, यानी किसी, जैसे मैथ्स में आप सिंप्लीफाई करते हो ना किसी चीज़ को, बिल्कुल उसी तरह हम इनका रिलेशनशिप बताएंगे। टोटल में से कितने में डिजीज़ आई, इन दोनों का रिलेशनशिप बताएंगे हम, ठीक है। हम डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, आंसर्स को, रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं कि उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो हम या तो इन्हें प्रोपोर्शन की फॉर्म में शो करेंगे, पहले हम प्रोपोर्शन लिखते हैं इसके लिए। प्रोपोर्शन क्या है, जस्ट रेशो बिटवीन टू, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो बिटवीन टू। रेशो क्या होता है, जब हम किसी एक क्वांटिटी को दूसरी पर डिवाइड करते हैं, देन इट इज़ द रेशो ऑफ ए टू बी, ठीक है, ठीक। तो हम इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो इनकी प्रोपोर्शन निकल आएगी ना, इनकी रेशो निकल आएगी। तो इट इज़ द रेशो ऑफ ए टू बी। इसको हम इस तरह डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए ओवर बी, इस तरह स्लैश लगा के भी कर सकते हैं। और प्रोपोर्शन का जो एक्चुअल साइन होता है वो क्या होता है, ऐसे 2 डॉट्स डले होते हैं ना प्रोपोर्शन में, तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ये सब प्रोपोर्शन की फॉर्म है। प्रोपोर्शन क्या है, द रेशियो बिटवीन टू, ठीक है। तो अगर मैं इस डाटा की प्रोपोर्शन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 50 थे डिजीज पर्सन और 150 थे हेल्दी, सॉरी हाँ, 150 थे हेल्दी। तो अगर मैं ये वाली प्रोपोर्शन निकालना चाहूँ, और इसको अभी सिंप्लीफाई हो सकता है ना, डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। 50 वंस
1:2 और फिर यहाँ पे कितना होगा 53 टाइम्स, ठीक है। 51 इज 50 एंड 53 इंटू 53 टाइम्स हो जाएगा 150। तो क्या आया हमारे पास सिंप्लीफाई होके 1/3। तो डिजीज एंड हेल्दी पर्सन की क्या रेशो थी, everyone, क्योंकि ऊपर डिजीज पर्सन का डेटा लिखा था ना हमने, तो everyone out of 3 person was diseased। अब ये ज़्यादा इजीली समझ में आ रहा है ना, बजाय इसके कि 50 थे डिजीज और 150 थे हेल्दी। इसकी बजाय हमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ आ रही है कि हर 3 में से एक जो था वो डिजीज था, ठीक है। तो ये हमने डाटा का एनालिसिस कर लिया, ठीक है। किस फॉर्म में, प्रोपोर्शन की फॉर्म में, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:3, ठीक है। अब प्रोपोर्शन की समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है। प्रोपोर्शन के अलावा हम रेशियोज और प्रोपोर्शन तो हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि फाइंडिंग द अननोन बाय प्रोपोर्शन। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमें इस डेटा से, ये तो नॉन डाटा है ना, ठीक है, तो इस डेटा से हम इस इंफॉर्मेशन के थ्रू, इसकी हेल्प से कोई और अननोन इंफॉर्मेशन भी हासिल कर रहे हैं। वो कैसे होगा, अगर हम कोई दो रेशियोज को आपस में उनका कंपेयर करें, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे A/B था ना, ठीक है, तो हम उसको इक्वल कर दें C/D, ठीक है। कोई सी दो हमने रेशियोज ली हैं और उनको एक दूसरे के इक्वल कंसीडर किया है, ठीक है। तो सपोज हमें पता है कि 50 जो पीपल थे वो डिजीज्ड थे आउट ऑफ 150। ये तो नॉन डाटा है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम यही वाला डाटा 1000 पीपल पे अप्लाई करना चाहें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर इन टोटल इनमें से 150 हेल्दी थे और 50 अनहेल्दी थे, तो अगर हम टोटल नंबर ही 1000 कर लें, जैसे यहाँ पे 200 था ना, टोटल नंबर ही 1000 कर लें, तो उसमें से कितने हेल्दी होंगे और कितने डिजीज होंगे, ठीक है। तो हम ये रेशो निकालेंगे, अगर 200 में से 50 बीमार थे तो 1000 में से कितने होंगे, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे तो 200 आएगा और यहाँ पे क्या है 1000। तो ये डिजीज पर्सन हमें नहीं पता कि 1000 में से कितने डिजीज होंगे, तो हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोपोर्शन, ये रेशो है A/B की रेशो है, ये भी रेशो है A/B, ठीक है। अब जब टू रेशियोज को हम इक्वल कंसीडर करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड अ प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। तो हम इसको अरेंज करते हैं, क्या है A/B मीन्स A/B, ठीक है, इक्वल टू C/D मीन्स C/D, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, A 50 आउट ऑफ 20 इक्वल टू C तो X था वो हमें नहीं पता, और D 1000। तो हम क्या X फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास गिवन डाटा ये था, हमें रिक्वायर्ड ये है, तो हम गिवन डाटा को एनालाइज करेंगे इस वे में कि हमें उसकी बेस पे मजीद इंफॉर्मेशन भी मिले, ठीक है। तो हम क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 50 इंटू 1000 एंड x इंटू 200 वापस इधर आ जाएगा 50 इंटू 1000 बाय 200, ठीक है। तो क्या हो गया x, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक।
एक और चीज़ आपने इसमें याद रखनी है, यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र हुआ है कि आप स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन भी कर सकते हो, यानी स्टैट्स की एप्लीकेशन भी कर सकते हो, यानी स्टैट्स में जो आप डाटा को जिस तरह डील करते हो, जैसे कि एवरेज फाइंड करना, मीन फाइंड करना, ठीक है, क्योंकि स्टैट्स में क्या होता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ डाटा होता है आपके पास, जैसे 200%, 1000%, ठीक है, इस तरह से। तो उन सारों की वैल्यूज़ को आपने एनालाइज करना होता है। तो क्या करें, एक एक को ऐड नहीं कर सकते, एक एक को डिवाइड नहीं कर सकते, एक एक की रेशो नहीं फाइंड कर सकते, तो वहाँ पे स्टैट्स अप्लाई होती है। स्टैट्स में क्या होता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ डाटा को किसी इस तरह के फॉर्मूला में हम इनक्लोज करते हैं कि उसका हमें मीन पता चल जाए, एवरेज पता चल जाए, और एवरेज की बेस पे हम बाकी सारी कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। और मैथमेटिक्स में क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ डाटा को हम करते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में डाटा को ऑर्गेनाइज या एनालाइज करने के लिए स्टैट्स और मैथ्स दोनों के रूल्स को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सी ब्रांच थी, ये आप बताओगे मुझे कि वो कौन सी ब्रांच थी बायोलॉजी की जिसमें हम मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन भी पढ़ते थे, ठीक है। क्या था वो, जब हम बायोलॉजिकल सिस्टम में या बायोलॉजिकल कैलकुलेशंस में या कहीं भी मैथ्स का सहारा लेते थे, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस करते थे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें अप्लाई करते थे, वो क्या थी, बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स, ठीक है।